मैं एक पाकिस्तानी जांबाज, पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम। दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में कई अहम मिशन मुकम्मल कर चुका हूँ। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, सऊदी अरब और ईरान में पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों को सफाए हस्ती से मिटा चुका हूँ। मेरे कई नाम हैं, कभी विनोद चोपड़ा, कभी आसिफ अली और कभी रॉबर्ट माइकल, लेकिन दुनिया मुझे एक और नाम से जानती है। वो नाम जो हर मुसलमान सिपाही का है, जिसे सुनकर दुश्मन के मोर्चों में खलबली होने लगती है, जिसकी आवाज से दुश्मन की टांगें कांपती हैं और जिसका तमगा हजारों पाकिस्तानी फौजी और गुमनाम सिपाही अपने सीनों पर फख्र से सजाए हैं। मैं हूँ वो धाड़ जो दुश्मन को दहला देती है। मैं हूँ वो वार जो दुश्मन को हमेशा के लिए सुला देता है। मैं हूँ वो खून जो इस धरती की जमीन में बहकर इसे जिला देता है। इस पाक सरजमीन का बेटा, हर हाल में इसकी बेहतरी के लिए कोशां, इसका रोशन मुस्तकबिल और दरख्शां माजी। मैं हूँ गाजी। जनरल अली कोशिश से बंदर अब्बास जाने के प्रोग्राम को फाइनल करके मैं घर लौट आया और साथियों को बताया कि परसों 8:30 बजे की फ्लाइट से हम बंदर अब्बास जा रहे हैं। मैंने साथियों को कहा कि सब अपने अपने साइड आर्म्स और खासी मिकदार में गोलियां रवानगी से पहले एक सूटकेस में रख लें और अपने कपड़े और जेवर वगैरह भी अपने हमराह बंदर अब्बास ले जाएं। असलहे वाला सूटकेस हम एयरपोर्ट पर मेजर असफन के हवाले कर देंगे, जो अपनी एजेंसी का कार्ड दिखाकर जहाज में उसे अपने हमराह ले जाएगा। बाकी सामान हमराह ले जाने का मैंने साथियों को इसलिए कहा था कि ये भी ऐन मुमकिन था कि हमको बंदर अब्बास से रासुल खैमा या कहीं और जाना पड़ता और हम वापस तेहरान ना आ सकते। अगले रोज मेजर असफन से फोन पर बात हुई तो उसने कहा कि वो कल अलग सुबह हमारे घर आकर जहाज की टिकटें और बंदर अब्बास के शेरटन होटल में कमरों की रिजर्वेशन की कंफर्मेशन दे जाएगा और असलहे वाला सूटकेस भी वहीं से ले जाएगा। उसने कहा कि जनरल अली कोशिश ने उसे कहा है कि तेहरान और बंदर अब्बास के एयरपोर्ट्स और जहाज में सफर के दौरान वो हमारे लिए बिल्कुल अनजान बने रहें और बंदर अब्बास पहुंचकर शाम को होटल में हमसे राब्ता करें। ये एहतियात महज इसलिए इख्तियार की जा रही थी कि शाह और उसके हवारियों ने 2 और एजेंसियां सावक की निगरानी पर मामूर कर रखी थीं। अगली सुबह हम मिसेस जाहिदी से सिर्फ ये कहकर रुखसत हो गए कि हम चंद रोज के लिए शिराज जा रहे हैं। जनरल काउसी से भी हमने इस बारे में कोई बात नहीं की। बंदर अब्बास के एयरपोर्ट से हमने शेरटन के लिए 3 टैक्सियां ली और होटल पहुंचकर अपने अपने कमरों में चले गए। अभी हमें होटल पहुंचे 2 घंटे भी न गुजरे थे कि होटल की रिसेप्शन से फोन आया कि 3 पुलिस वाले हमारे ग्रुप लीडर से कुछ पूछना चाहते हैं। मैं रिसेप्शन पर गया तो मकामी पुलिस के 3 अहलकार वहां मौजूद थे। मैं लॉबी में पड़े सोफों पर उन्हें ले गया। उन्होंने मेरे और मेरे साथियों के पासपोर्ट और वीजे देखे और चंद मामूली नौयत के सवाल पूछकर चले गए। मैंने रिसेप्शन वालों से पूछा कि क्या हर नए मेहमान से ये पुलिस वाले इसी तरह पूछगिछ करते हैं। उन्होंने बताया कि इतने महंगे होटलों में सिर्फ यूरोपियन और अमरीकी ही ठहरते हैं। बंदर अब्बास में मुकीम पाकिस्तानी और भारतीय सिर्फ मामूली नौयत की मुलाजिमत करते हैं और ना ही इस 5 स्टार होटल में मुद्दतों से किसी पाकिस्तानी ने कयाम किया है। रिसेप्शन के काउंटर पर एक भारतीय मुसलमान भी काम करता था। उसने बताया कि यहाँ के तकरीबन सब ही टैक्सी ड्राइवर खुफिया एजेंसी में काम करते हैं और वही बंदर अब्बास में नए और खुसूसन तीसरी दुनिया के बाशिंदों की आमद और रफ्त की इत्तला अपने दफ्तर में देते हैं। बंदर अब्बास में बला की गर्मी थी। उबलते समंदर की गर्म और रेत से आलूदा तेज हवा ने इस बंदरगाही शहर को तपते तनूर की तरह जला रखा था। शाम गहरी हुई तो रिसेप्शन से फिर फोन आया कि 4 पुलिस वाले मिलना चाहते हैं। मैं उन्हें लेकर फिर लॉबी के सोफों पर बैठ गया। ये पुलिस वाले अंग्रेजी जबान से इतने ही वाकिफ थे जितना मैं फारसी से। वो कुछ पूछते रहे और मैं कुछ और जवाब देता रहा। जब उनके पल्ले कुछ न पड़ा तो उनका लहजा दुरुस्त हो गया और उन्होंने मुझे अपने साथ थाने चलने का कहा। मैंने इनकार करते हुए रिसेप्शन वालों को कहा कि क्या वो अपने होटल के मेहमान से बिला वजह का तौहीन आमेज रवैया देखकर यूं ही खामोश रहेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि अपने जनरल मैनेजर को उन्होंने पहले ही इत्तला दे दी है और थोड़ी देर में ही वो यहाँ आ जाएगा।
उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि वो थोड़ी देर जनरल मैनेजर के आने का इंतजार करें। पुलिस वाले बादल नखास्ता बड़बड़ाते हुए बैठ गए। जनरल मैनेजर की आमद से पहले ही कर्नल शिराजी, मेजर असफंद और उनके साथी 3 अहलकार सभी सिविलियन लिबास में हमारा सूटकेस लिए होटल में दाखिल हुए। मैं खामोशी से पुलिस के साथ बैठा रहा। कर्नल शिराजी ने रिसेप्शन वालों से कुछ पूछा तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा कर दिया। शिराजी और असफंद मेरी तरफ आए। मैंने उन्हें बताया कि ये पुलिस वाले मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने पर मुसर हैं। कर्नल शिराजी ने पहले आराम से और फिर करख्तगी से उनसे बात की। पुलिस वालों का लहजा भी सख्त हो गया था। अपने अफसरान को ऊंची आवाज में बोलते देखकर सावक के तीनों अहलकारों ने लिबास के अंदर पहने हुए अपने होल्स्टरों से रिवॉल्वर निकाल लिए। शिराजी ने उन्हें इशारे से रोकते हुए अपना कार्ड निकाल कर उनके सामने लहराया और इंतहाई गुस्सीली आवाज में उन्हें दफा हो जाने का कहा। कार्ड देखते के साथ ही पुलिस वालों की तो सिट्टी गुम हो गई। फिल हकीकत उनकी टांगे कांपने लगी, चेहरे जर्द हो गए और खौफ से पसीने बहने लगे। अब पुलिस वाले लगे माफिया मांगने। कर्नल शिराजी और मेजर असफंद ने उन्हें थप्पड़ों और ठुड्डों पर रख लिया। यूनिफॉर्म में होने के बावजूद पुलिस वालों ने कोई मजाहमत न की और मार खाकर और माफिया मांगते हुए वहां से भाग गए। कर्नल शिराजी ने मुझसे इन पुलिस वालों की बदतमीजी की माफी मांगी और मुझे कहा कि मैं उन्हें अपने कमरे में ले चलूं। कर्नल शिराजी और मेजर असफंद ने बेल बॉय को सूटकेस कमरे में लाने और अपने अहलकारों को लॉबी में बैठने का कहा और मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया। मैंने उनके लिए ठंडे मशरूबात मंगवाए और मेजर इमरान को, जो मेरे साथ के कमरे में ठहरा था, कहा कि कैसर और मुजम्मिल को लेकर मेरे कमरे में आ जाए। कर्नल शिराजी ने बताया कि वो गुज़श्ता 1 हफ्ते से बंदर अब्बास में मिशन से मुतल्लिका जरूरी सामान, स्पीड बोट्स और बाई प्लेन के इंतजाम के लिए मुकीम है और उसने इस दौरान ऑयल टैंकर के मुतालिक मजीद मालूमात भी इकट्ठी की हैं। उसने बताया कि तमाम इंतजामात हो चुके हैं और वो ऑयल टैंकर कल किसी भी वक्त आउटर एंकर पर लंगर अंदाज हो जाएगा। चूंकि बंदरगाह पर कल रात तक कोई बर्थ खाली नहीं होगी, लिहाजा इस टैंकर को परसों तक आउटर एंकर पर ही इंतजार करना होगा। आम अंदाजे के मुताबिक छोटे साइज के टैंकर पर अमले के 30 से 35 तक अफराद होते हैं और किसी हंगामी सूरत हाल के पेश आने की सूरत में अमले के लिए 6 अदद लाइफ बोट्स होती हैं। 6 बारूदी सुरंगों के फटने से ऑयल टैंकर लामहला डूब जाएगा, लेकिन उसके आग पकड़ने के चांसेस 20% और अमले की जानों के ज़िया के 40% हैं। आउटर एंकर पर चूंकि कई जहाज बंदरगाह की बर्थों के खाली होने के इंतजार में खड़े होते हैं, इसलिए ये मिशन रात को किया जाएगा। 2 स्पीड बोट्स रात 8 बजे से पॉइंट 0 पर तैयार मिलेंगी और हमें रात 11 बजे इस मिशन पर रवाना होना है। पॉइंट 0 से पॉइंट X का फासला ज्यादा से ज्यादा निस्फ किलोमीटर है, जहां स्पीड लॉन्च और बाई प्लेन मौजूद होंगे। पॉइंट 0 से आउटर एंकर पर खड़े किसी भी जहाज तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट और वापसी पर 20 मिनट सर्फ होंगे, क्योंकि जाते वक्त बुलंद मौजों का सामना होगा, जबकि वापसी पर यही लहरें रफ्तार बढ़ा देंगी। 10 बारूदी सुरंगें हमारे हमरा होंगी, ताकि अगर 6 मकनातीसी सुरंगों को जहाज के पानी के अंदर के हिस्से में लगाते वक्त कोई सुरंग पानी में गिर जाए तो उसका बदल मौजूद हो। क्योंकि इस मिशन को मुकम्मल तौर पर कामयाब करने के लिए 6 सुरंगों का लगाए जाना जरूरी है। 2 स्पीड बोट स्टैंड बाय के तौर पर पहली बोट के साथ ही जहाज तक जाएगी, ताकि अगर एक बोट खराब हो जाए तो दूसरी इस्तेमाल की जा सके। मिशन के कामयाब होने की सूरत में अगली सुबह की पहली फ्लाइट पर तेहरान के लिए हमारी सीटें बुक होंगी, ताकि जाए हादसा से जिस कदर जल्द मुमकिन हो तेहरान पहुंचा जा सके। अगर खुदा न खास्ता मिशन नाकाम हो गया और हमारी जानों को खतरा महसूस हुआ तो साफ मौसम होने की सूरत में बाई प्लेन से वरना स्पीड लॉन्च से हमें रासुल खैमा पहुंचा दिया जाएगा, जहां से सावक के अहलकार हमारे लिए अमारात की किसी भी रियासत में जाने का इंतजाम कर देंगे। मेजर असफंद सारे मिशन के दौरान और अगर रासुल खैमा जाना पड़ा तो हमें वहां छोड़कर वापस आएगा। 2 घंटे से ज्यादा वक्त इन्हीं जुजियात के तय करने में सर्फ हुआ। कर्नल शिराजी एक ब्रीफ केस हमराह लाया था। उसने ब्रीफ केस मुझे देते हुए कहा कि जनरल अली कोशिश ने $20 लाख भेजे हैं। हर दोनों सूरतों में ये आप सबके लिए हैं। मिशन कामयाबी से मुकम्मल होने के बाद बकिया रकम आपको तेहरान में दी जाएगी और मिशन की कामयाबी के बाद अगर आपको यहीं से रासुल खैमा जाना पड़ा तो बकिया रकम मेजर असफंद हमें देगा। कर्नल शिराजी ने रुखसत होते वक्त कहा कि मैं आपका पॉइंट 0 पर रात 10:30 बजे मुंतजिर हूँगा, जहां से मेजर असफंद हमें यहाँ से 10 बजे ले जाएगा।
तैराकी के लिबास और गोताखोरी के ऑक्सीजन सिलेंडर पॉइंट 0 पर ही पहने जाएंगे। उन दोनों के रुखसत होने के बाद मैंने कैसर को कहा कि आज रात का खाना हम सब डाइनिंग हॉल में ही खाएंगे। वहाँ सब साथियों के साथ खाने के बाद मैंने उन्हें बताया कि कल रात 10 बजे हमें इस मिशन पर रवाना होना है, जिसमें कामयाबी और नाकामी के 50-50 चांसेस हैं। खुदा न खास्ता दूसरी सूरत में हमें कल रात ही रासुल खैमा के लिए रवाना होना पड़ेगा, लिहाजा तमाम साथी 10 मिनट के नोटिस पर जाने के लिए तैयार रहें। मैं देख रहा था कि सारे साथियों के चेहरों पर फिक्र तरद्दुद के आसार थे, जिन्हें वो अपनी मसनूई मुस्कुराहटों से छुपाने की बेसूद कोशिश कर रहे थे। खुद मेरी अपनी हालत उनसे मुख्तलिफ न थी। मुझे मिशन की नाकामी का खौफ कम था, लेकिन सावक के मुताल्लिक जो दास्तानें सुन रखी थीं, उनका सोचकर दिल सहम जाता था। इन दास्तानों के मुताबिक सावक वालों का वतीरा था कि किसी अहम और खुफिया मिशन की कामयाबी के बाद वो चाहे उनके अपने अहलकार हों या चाहे उन्होंने बाहर वालों की खिदमत ली हों, वो सबूत मिटाने के लिए सबको हलाक कर देते थे। अगर उनकी यही सोच हमारे लिए भी थी तो मेजर असफंद और स्पीड बोट चलाने वाले दोनों ऑपरेटरों की जिंदगी उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखती थी। मैं इस मसले पर जितना गौर करता, मेरी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती। सोच सोच कर मैंने बिलाखिर ये फैसला किया कि कर्नल मुजम्मिल से अपने खदशात बयान करके उसे अपना नंबर 2 मुकर्रर करूं। खाने के बाद अपने कमरे में वापस लौटते हुए मैं कर्नल मुजम्मिल को अपने कमरे में ले गया और उसे तमाम बात बताकर कहा कि कल मैं मिशन पर जाने से पहले तमाम साथियों के सामने तुम्हें अपना नंबर 2 मुकर्रर करने का कह दूंगा, और अगर हम मिशन पर जाने वालों को कोई हादसा पेश आया तो वो बकिया सारे साथियों को लेकर पाकिस्तान चला जाए और तमाम फैसले अपनी सवाबदीद के मुताबिक करे। कर्नल मुजम्मिल ने पहले तो हमारे मिशन पर जाने के लिए जिद की और फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल न सकने का उज़्र किया, लेकिन जब मैंने उसे समझाया और इस फैसले के सारे पहलू दिखाए तो वो बिलाखिर राजी हो गया। रात ठीक 10 बजे अपने तमाम साथियों से मिलकर मैं, इमरान, कैसर और सिपाही अकरम होटल से बाहर आए। हमने एहतियातन अपने साइड आर्म्स अपने साथ रख लिए थे। साथियों से रुखसत होते वक्त माहा ने, जिसके चेहरे से परेशानी और घबराहट आया थी, मुझे एक जानिब ले जाकर कहा कि वो मेरी बखैरियत वापसी की दुआएं मांगेगी। वो बोली कि आपको इल्म नहीं कि किसी की जिंदगी की तमाम आरजुएं और रंगीनियां सिर्फ आपसे वाबस्ता हैं। मैंने माहा को मुझसे बेफायदा उम्मीदें बांधने से रोकने के लिए कहा कि माहा, तुम सहरा में जिसे पानी समझकर उसकी तरफ बढ़ रही हो, वो महज शराब है। अब भी पलट जाओ, नथिंग इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। मेरी जिंदगी में कांटों के सिवा कुछ नहीं और मैं एक जलता हुआ कोयला हूँ। जो भी मेरे करीब आएगा उसे कांटों की चुभन और झुलसा देने वाली तपिश के सिवा कुछ न मिलेगा। माहा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने मेरा हाथ दबाते हुए कहा कि काश आप मुझे मौका देते तो मैं आपके कांटों को फूलों से और आग को बाद नसीम में बदल देती। क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ही हालात से गुजर चुकी हूँ, बल्कि अभी तक गुजर रही हूँ, इसलिए आपके दुख और दर्द को अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ। आप ही की तरह मैं भी दुनिया भर में किसी की मोहब्बत से ना आशना, अनजाने सफर में नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ रही हूँ। माहा अपने दिली जज्बात के इजहार पर काबू न पा सकने की वजह से आज खुलकर बोल रही थी। मैंने उसे कहा कि देखो माहा, तुमसे जब्त न हो सका और तुमने अपने दिल की बात कह दी, और मेरी हालत ये है कि जब्त करते करते दम घुट चुका है। अगर जिंदगी रही तो इस मिशन के बाद तुमसे अपने दिल का हाल कहूँगा। अब सिर्फ ये कहकर तुमसे रुखसत होता हूँ कि अगर लगन सच्ची हो तो हम जैसे खाकी और फानी इंसानों की तो बात ही क्या है, इंसान को खुदा भी मिल जाता है। माहा से ये बातें करके मैं इमरान, कैसर और सिपाही अकरम के साथ होटल से बाहर आ गया। 2 बंद गाड़ियां लिए मेजर असफंद हमारा मुंतजिर था। 15-20 मिनट में ही हम पॉइंट 0 पर पहुंच गए, जहां 2 स्पीड बोट्स और उनके ऑपरेटरों के साथ कर्नल शिराजी बेताबी से हमारा इंतजार कर रहा था। खलीज फारस में समंदर की तेज और तुंद लहरों के शोर में टॉर्चों की मदद से इमरान, कैसर, सिपाही अकरम और मैंने गोताखोरी के लिबास पहने और ऑक्सीजन सिलेंडर पुश्त पर बांधे। कैसर को हम स्टैंड बाय तौर पर ले जा रहे थे। कर्नल शिराजी ने हमें बारूदी सुरंगों का टाइम फिक्स करने का बताया और हम तीनों को नायलॉन के जाल से बने थैलों में 3-3 बारूदी सुरंगें रख कर दी। इन मकनातीसी सुरंगों में से हर एक का वजन 15 किलो के लगभग था, यानी हम में से हर एक को 45 किलो वजन के साथ गोता लगाना था। पानी में इनका वजन आधे से भी कम हो जाना था। आखिरी तैयारी और चेकअप के बाद हम एक स्पीड बोट में सवार हुए और दोनों बोट्स तेजी से आउटर एंकर की तरफ रवाना हुई। ऑयल टैंकर की मध्यम रोशनियां हमारी रहनुमाई कर रही थीं।
कर्नल शिराजी ने साहिल से हमें अलविदा कहा और मेजर असफंद हमारे साथ था। ऑयल टैंकर के करीब पहुंचने पर हमें वाटर प्रूफ हेलमेट्स पहना दी गईं, जिनके सामने के हिस्से पर ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर का पाइप फिट किया गया और हेलमेट्स के सामने के ऊपरी हिस्से पर ताकतवर बैटरी की लाइट्स लगी हुई थी। ये गैस सिलेंडर आधे घंटे तक हमें ऑक्सीजन गैस मुहैया कर सकता था, जबकि हमें अपने टारगेट्स पर बारूदी सुरंगें लगाकर पानी से बाहर आने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट दरकार थे। मैंने गाजी मिशन के दौरान गैस सिलेंडर के साथ गोताखोरी की सिर्फ 2-3 बार स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग ली थी, लेकिन समंदर में गोता लगाने का ये मेरा पहला मौका था। इमरान ने मुझे बताया कि समंदर में गोताखोरी के वक्त छलांग नहीं लगाते, बल्कि कश्ती की साइड पर अंदर की जानिब बैठकर उल्टी कलाबाजी लगाई जाती है। चूंकि मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए इमरान और अकरम ने सबसे पहले मुझे इस तरीके से अपनी मदद से फेंकने का फैसला किया। हमारी स्पीड बोट्स के इंजन टैंकर के करीब पहुंचते ही बंद कर दिए गए और चप्पुओं की मदद से दोनों बोट्स को टैंकर के साथ लगा दिया गया। कैसर ने हम तीनों की हेलमेट्स की लाइट्स ऑन की और गैस का वाल्व खोल दिया। मैंने सब ठीक है का सिग्नल दिया और इमरान और अकरम ने मुझे बड़े आराम से समंदर में उतार दिया। समंदर में गिरने के साथ ही मैं तकरीबन 15 फुट पानी के अंदर गया, लेकिन एक तो समंदर के खारे पानी और दूसरे फ्रॉक शूज के बायस मैं खुद पर कंट्रोल करने में कामयाब हुआ। सतह पर बिखरा हुआ समंदर अंदर से बिल्कुल साकिन था। मेरी हेलमेट की रोशनी देखकर इमरान और अकरम भी मेरे करीब आ गए। हमारी कश्तियां तकरीबन टैंकर के वस्त में रुकी थी। मुझे गोताखोरी में अनाड़ी होने के बायस सबसे आसान काम दिया गया था। मुझे टैंकर के अपनी जानिब के वस्त और पोर्ट साइड की तरफ 2 सुरंगें पानी के अंदर 10 से 15 फुट गहराई में टैंकर से चिस्पा करनी थी, जबकि अकरम और इमरान को 3 सुरंगें टैंकर की दूसरी जानिब पोर्ट साइड, वस्त और स्टार साइड की तरफ लगाने के अलावा मेरी साइड के स्टार साइड पर भी लगानी थी। मैंने पहली सुरंग पोर्ट साइड पर लगाकर उसका बटन दबा दिया, जिससे फिक्स टाइम का काउंटडाउन शुरू हो गया। मैंने टैंकर के वस्त में दूसरी सुरंग लगाई। जहाज के लोहे के करीब जाते ही ये सुरंगें बहुत आसानी से उससे चिपक जाती हैं। टाइम पहले से ही हमने सेट किया हुआ था, लिहाजा उन्हें चिपकाने के बाद सिर्फ एक सुर्ख बटन को दबाना था, जिससे सुरंग एक्टिव हो जाती और टाइम का काउंटडाउन शुरू हो जाता। दूसरी सुरंग लगाने के बाद मैंने तीसरी सुरंग भी जहाज के अकबी जानिब चिपका दी और कश्ती की तरफ पलटा। कश्ती का पैंदा दिखाई दिया तो मैं पानी से बाहर आया। कैसर और मेजर असफंद ने मुझे पानी से खींचकर बाहर निकाला। कैसर अभी मेरा हेलमेट उतार ही रहा था कि इमरान और अकरम ने भी अपने सर पानी से निकाल लिए। उन्हें भी कश्ती में बिठाया गया। दोनों स्पीड बोट्स के इंजन गुर्राए और वो तेजी से वापसी के लिए रवाना हो गईं। मेरी तरह इमरान और अकरम ने भी अपनी तीसरी सुरंगें बजाय वापस लाने के जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों में लगा दी थी। अकरम ने मेरी साइड पर अकबी हिस्से में अपनी तीसरी सुरंग लगाई। बाज़ औक़ात फनी वजूह या किसी और वजह से ये सुरंगें एक्टिव होने के बावजूद नहीं फटती। हमने इस किस्म का कोई खतरा मोल न लेने की गरज से 6 की बजाय 9 सुरंगें जहाज में लगा दी थी। साहिल तक वापसी का सफर स्पीड बोट्स के इंजनों की ताकत के अलावा मौजों के जोर की वजह से 20 मिनट से भी कम वक्त में तय हुआ। कश्तियां 0 पॉइंट पर पहुंची तो हम घुटनों घुटनों पानी में उतर गए। कर्नल शिराजी ने बोट ऑपरेटरों को वहीं रुकने का कहा। हम गोताखोरी का लिबास तब्दील कर ही रहे थे कि कर्नल शिराजी के 3 अहलकारों ने उन दोनों ऑपरेटरों पर अचानक अपनी स्टेन गन के फायर खोल दिए। गोलियों से छलनी उनके बोट्स में ही गिर गए। ये सब कुछ इतना अचानक और गैर मुतवक्के हुआ था कि हम कुछ भी न कर सके। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर कैसर ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और हमारे कपड़ों में से, जो हमारे करीब ही एक ढेर की सूरत में पड़े हुए थे, मुझे, इमरान और अकरम को हमारे साइड आर्म्स निकाल कर दिए। कर्नल शिराजी, मेजर असफंद और उनके अहलकार खामोशी से कैसर को हमारा असलहा हमें देते हुए देख रहे थे। कर्नल शिराजी, जो बात की तह तक पहुंच गया था, फौरी बोल उठा कि किसी गलत फहमी में पड़कर कोई हिमाकत न कीजिएगा। ये दोनों ऑपरेटर हमारा राज जान गए थे और हमारे पास इन्हें हलाक करने के सिवा कोई चारा न था। मैंने चीखते हुए कहा कि हम भी तो आपका राज जानते हैं। इतनी देर में मेरे साथियों ने सावक के तीनों अहलकारों को अपने निशाने पर ले लिया। कर्नल शिराजी ने अपने अहलकारों को कहा कि अपने हथियार फौरी जमीन पर रख दो। अहलकारों ने अपने हथियार नीचे रखे और कर्नल शिराजी और मेजर असफंद ने अपने रिवॉल्वर मुझे और इमरान को उल्टे करके पकड़ा दिए। कर्नल शिराजी ने फौरी फैसला करके एक बड़े खून खराबे को रोक दिया था, वरना 2-4 सेकंड में ही हम इन अहलकारों पर फायर खोल देते।
ان کے پاس بھی سٹین گن تھی، جس طرف سے بھی گولیاں پہلے چلتی وہی بچ سکتے تھے۔ کرنل شیرازی میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ ہم لوگوں نے اپنے ہتھیار آپ کو دے کر یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ ہم آپ کو کوئی گزند پہنچانا نہیں چاہتے۔ جہاں تک ان آپریٹروں کا معاملہ ہے، انہیں ہم نے ہلاک کیا ہے اور اس کی پوری ذمہ داری ہم پر ہے۔ ابھی یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ آؤٹر اینکر پر کھڑے سٹیمر میں سے روشنی کے کئی گولے یک کے بعد دیگرے بلند ہوئے۔ کرنل شیرازی دوربین سے اس طرف دیکھنے لگا۔ چھوٹے چھوٹے روشنی کے کئی گولوں کے بعد سٹیمر سے ایک بہت بڑا شعلہ بلند ہوا۔ ہلکے دھماکوں کی آواز بھی ہم تک پہنچی تھی، پھر بڑے دھماکے کی آواز آئی۔ کرنل شیرازی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا کہ سٹیمر ڈوب رہا ہے، اور دوربین میری طرف بڑھا دی۔ دوربین سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ پورا سٹیمر آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا ہے اور ایک جانب جھکا ہوا ڈوب رہا ہے۔ بارودی سرنگوں نے اس کے حل میں بڑے بڑے سوراخ کر دیے تھے، اور کسی بارودی سرنگ سے اس کے انجنوں کے تیل کے ذخیرے نے بھی آگ پکڑ لی تھی۔ کرنل شیرازی کے اہلکاروں نے دونوں سپیڈ بوٹس پر پہلے سے وہیں پر رکھے ہوئے جیری کینوں سے پیٹرول ڈالا، آکسیجن سلنڈروں کو آگ لگا کر دونوں سپیڈ بوٹس میں پھینکا۔ دونوں بوٹس دھڑا دھڑ جلنے لگی۔ گاڑیاں تقریباً نصف گھنٹے میں ہمارے ہوٹل پہنچی۔ کرنل شیرازی اور میجر اسفند نے ہمیں مشن کی کامیابی پر مبارکباد دی، لیکن ہمارے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی نہ آ سکی۔ میں نے کرنل شیرازی اور عمران نے میجر اسفند کو ان کے ریوالور لوٹائے۔ کرنل شیرازی کہنے لگا کہ کل صبح 7 بجے گاڑیاں آپ کو لینے ہوٹل آ جائیں گی، اور صبح 8:30 کی فلائٹ پر آپ تہران کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ آپ کے ہوٹل کا بل الصبح ادا کر دیا جائے گا، اور جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اسے اپنے ذہن سے محو کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے بسد مجبوری ان آپریٹروں کو ہلاک کیا ہے جن کی ہمارے ساتھ کوئی مخالفت نہ تھی۔ یہ بالکل اسی طرح ہوا ہے جیسے سٹیمر کی آگ سے آدھے سے زیادہ کرو جل کر بھسم ہو گیا ہوگا، اور ان کو ہلاک کرنے کی آپ کو کوئی خواہش نہ تھی۔ یہ کہہ کر کرنل شیرازی اور میجر اسفند اپنے اہلکاروں کے ساتھ چلے گئے، اور ہم خاموش اور سپاٹ چہروں کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوئے۔ کرنل مزمل ہوٹل کی لابی میں بے چینی سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ ہمیں زندہ سلامت دیکھتے ہی اس کی جان میں جان آئی۔ وہ بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا۔ میں نے آنکھوں کے اشارے سے اسے اپنی بےتابی چھپانے کے لیے کہا، کیونکہ صرف چند گھنٹے پہلے ہی تو ہم ہوٹل سے باہر گئے تھے اور آدھی رات کے بعد واپس لوٹے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ہوٹل والوں کو ہم پر کسی طرح کا بھی شک ہو۔ مزمل کو ساتھ لیے ہوئے میں نے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بتایا کہ مشن اللہ پاک کے فضل سے 100% کامیاب ہوا ہے۔ اس مشن کے متعلق ساتھیوں کے ساتھ تفصیلی گفتگو تہران پہنچ کر ہوگی۔ اگلی صبح میجر اسفند ہماری تہران جانے کے لیے ٹکٹیں لے کر آ گیا۔ اس نے ہی ہوٹل کا بل ادا کیا۔ میں نے اسے اپنے اور ساتھیوں کے اسلحے والا سوٹ کیس دیا۔ اسفند نے کہا کہ تہران میں چیف کو مشن میں کامیابی کا مژدہ کرنل شیرازی نے رات کو ہی سنا دیا تھا، اور آج اسی فلائٹ پر کرنل شیرازی بھی تہران جا رہا ہے، اور چیف سے ملنے کے بعد وہ حسب سابق ہم سے رابطہ کرے گا۔ میجر اسفند کے جانے کے بعد ہم ٹیکسیوں میں ایئرپورٹ گئے، اور دوپہر 12 بجے سے پہلے ہم تہران میں اپنے گھر پر تھے۔ کرنل شیرازی اور میجر اسفند بھی اسی فلائٹ پر جا رہے تھے، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو نظر انداز کیا۔ تہران ایئرپورٹ کے باہر میجر اسفند نے ہمارے اسلحے والا سوٹ کیس ہمارے سامان کے ساتھ رکھ دیا۔ مسز زاہدی کو تو ہم یہ بتا کر چلے تھے کہ ہم شیراز جا رہے ہیں۔ وہ حیران تھی کہ ہم اتنی جلدی کیوں لوٹ آئے۔ یہاں پر ہم نے سپنا کا سہارا لیا اور مسز زاہدی کو کہا کہ سپنا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، لہٰذا ہم شیراز ایئرپورٹ سے ہی واپسی کی سیٹیں لے کر ہوٹل میں گئے اور آج صبح کی فلائٹ سے ہی لوٹ آئے۔ ہمارے اس بے بنیاد عذر میں کوئی دم نہ تھا، لیکن مسز زاہدی نے ہم سے اس بارے میں مزید کوئی سوال نہ کیا۔ سر شام ہی جنرل کاؤسی بھی آن پہنچا۔ وہ رسمی خیر و عافیت پوچھنے کے بعد بجائے ہم سے شیراز سے اس قدر جلد واپس لوٹنے کی وجہ دریافت کرنے کے، کہنے لگا کہ آپ کی ایک رات کی غیر موجودگی میں بندر عباس میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ ایک آئل ٹینکر میں جو ایران کے لیے پام آئل لاتے ہیں، آؤٹر اینکر پر لنگر انداز تھا۔ یکایک دھماکے ہوئے اور اس میں آگ بھڑک اٹھی، اور کرو کے 17 افراد کے ساتھ ٹینکر ڈوب گیا۔ بروقت لائف بوٹس میں سوار ہونے والے افراد ہی زندہ بچ سکے۔ بندر عباس کے ساحل پر 2 جلی ہوئی سپیڈ بوٹس میں 2 ایسی لاشیں بھی ملیں جو جل کر ایسی کوئلہ ہو چکی تھیں کہ ان کی شناخت بھی ناممکن تھی۔ جنرل کاؤسی نے جس وقت یہ بات کی باخبر رکھی، کرنل مزمل، عمران اور قیصر بھی وہیں موجود تھے۔ ہم نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا۔ میں نے صرف یہ کہا کہ جنرل، اتنا بڑا ملک ہے، حادثے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اور گفتگو کا موضوع بدل دیا۔
का उसी का मकसद भी हमें हालात से बाखबर रखना था, लिहाजा उसने भी हमें कुरेदने की कोशिश न की। रात 8 बजे जब हम खाने के लिए तैयार हो रहे थे, मेजर असफंद का फोन आया और उसने कहा कि ठीक 9 बजे उनकी गाड़ी मुझे लेने के लिए घर के सामने मौजूद होगी। रात 9:30 बजे मैं जनरल अली कोशिश के दफ्तर में था। मेजर असफंद ने, जो वेटिंग रूम में बैठा था, मुझे बताया कि कर्नल शिराजी भी जनरल के साथ बैठा है। मैं जनरल के कमरे में दाखिल हुआ तो पहले जनरल अली कोशिश ने और फिर कर्नल शिराजी ने मुझसे मुआनका करते हुए मेरे गाल चूमे और दोनों मेरे साथ ही सोफे पर बैठ गए। जनरल ने मुझे कामयाबी से ये मिशन अंजाम देने पर मुबारकबाद दी और कहने लगा कि कर्नल शिराजी ने उसे हमारी दलेरी और बेखौफी के मुताल्लिक बताते हुए ये भी कहा है कि वापसी पर साहिल पर पहुंचने के बाद जब हमारे आदमियों ने स्पीड बोट्स के ऑपरेटरों को गोलियां मारी तो आप और आपके साथियों ने उन सब पर अपने असलहे तान लिए। मैंने इसके जवाब में कहा कि जनरल, उन बोट ऑपरेटरों को गोलियां मारने से पहले उनके साथ भी आपके आदमी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। फिर यकयक उनकी मशीन गनों ने इन ऑपरेटरों पर गोलियां उगलनी शुरू कर दी। उनका अंजाम देखकर लाजिमन हमारे दिलों में भी ये शक पैदा हो गया कि कहीं हमारा भी उन जैसा ही हाल ना हो, इसलिए हमने सेल्फ डिफेंस में अपना असलहा निकाला। जनरल ने कहा कि आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, आपकी जगह वहाँ कोई भी होता तो उसकी सोच भी बिल्कुल आप जैसी होती। कर्नल शिराजी को चाहिए था कि आपको वहाँ से रुखसत करके ये कार्रवाई करता। उन ऑपरेटरों को हलाक करना हमारी राजदारी के लिए बेहद जरूरी था। बहरहाल जो हो गया सो हो गया। आप अपने दिल को हमारी तरफ से बिल्कुल साफ रखिए। मैंने अपने चंद काबिल एतमाद मातहतों को पाम ऑयल इंपोर्ट करने वाली पार्टी के कारखाने को, जो बंदर अब्बास के सनती इलाके में है, मुकम्मल तौर पर तबाह करने और नजर आतिश करने का प्लान दिया है। आइंदा 2 रोज में ये काम भी हो जाएगा। आपकी बकिया इनामी रकम आपको कल घर में भेज दी जाएगी। आप और आपके साथियों ने लाखों ईरानी आवाम की जिंदगी बचाकर जो एहसान किया है, उसके लिए मैं अपनी पूरी कौम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनरल अगरचे अंग्रेजी बोल रहा था, लेकिन उसके लबो लहजे से ईरानी जबान और तर्ज अदायगी की मिठास टपक रही थी। मुझे ईरान की जबान की मिठास और चाशनी के मुतालिक एक कहावत याद आ गई। ईरान में जब किसी मुजरिम को फायरिंग स्क्वाड के सामने लाया जाता तो स्क्वाड कमांडर उसके पास जाकर उससे गले मिलता और उसके गाल चूमते हुए ईरानी तर्ज में उसकी खैरियत दरियाफ्त करता और पूछता कि हाल शुमा खूबस्त, और पीछे हटते साथ ही रुमाल से स्क्वाड को फायरिंग का इशारा कर देता। जनरल कोशिश से इधर उधर की बातें करते हुए 1 घंटा बीत गया तो मैंने उससे इजाजत चाही। फिर वही गले मिलने और गाल चूमने का मरहला तय हुआ और उनकी गाड़ी मुझे घर छोड़ गई। अगले रोज मेजर असफंद ने फोन पर कहा कि ठीक आधे घंटे में वो दफ्तर की गाड़ी में हमारे घर के करीब बकिया रकम देने के लिए मेरा इंतजार करेगा। असफंद से $3 लाख लेकर मैं घर वापस आया और अपने तमाम साथियों में एडवांस के 20 लाख मिलाकर कुल $50 लाख बराबर तकसीम कर दिए। हमराह न जाने वाले साथियों ने कई बार कहा कि ये रकम सिर्फ उनमें तकसीम की जाए जो मिशन पर गए थे, लेकिन मैंने कहा कि ये सब हमारा टीम वर्क है, इसलिए सब साथियों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। ईरान में अब हमारा मजीद ठहरना बेकार और खतरनाक था। रामसर, तेहरान के हिल्टन होटल और बंदर अब्बास की वारदातें मामूली नौयत की नहीं थीं और मुझे खदशा था कि अमरीकी FBI या ईरानी तहकीकाती टीमों की तफ्तीश का रुख कहीं हमारी जानिब न फिर जाए। मैंने साथियों से मशवरा करके ये फैसला किया कि हमको अब जल्द अज जल्द पाकिस्तान जाना चाहिए। मैंने महसूस किया कि मेरे साथियों पर ईरान के मिशनों के बायस अच्छी खासी टेंशन थी। वो हर वक्त खौफ व हरास की हालत में रहते थे। खुद मेरी जहनी हालत भी उनसे मुख्तलिफ नहीं थी। मुझ पर तो अपनी सारी टीम की जिम्मेदारी थी। मैंने पाकिस्तान जाने की बात शुरू ही की थी कि सारे साथियों ने उसकी फौरन तायद कर दी। मैंने फौरन मेजर असफन से राब्ता किया और उसे कहा कि मुझे जनरल अली कोशिश से मिलना है। उसी रात जनरल अली कोशिश से मुलाकात के दौरान मैंने उसे हमारे पाकिस्तान जाने के मुताल्लिक कहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये बात तो पहले से ही उसके लबों पर थी। वो कहने लगा कि ये आपका बहुत दानिशमंदाना और सही फैसला है। मैं ये बात आपसे कहते हुए इसलिए झिझकता था कि अपना मकसद हल करवाने के बाद मैं आपको वापस जाने का कैसे कहूँ। यहाँ के हालात और सावक में दूसरी एजेंसियों की दरअंदाजी का आपको यकीनन एहसास होगा। अगर आप और आपके साथियों के मुतालिक दूसरी एजेंसियों को शक पड़ गया तो मैं इस पोजीशन में हरगिज नहीं हूँ कि आपकी खुले बंदों मदद कर सकूँ। इसलिए बेहतर यही है कि आप जल्द अज जल्द ईरान से चले जाएं। परसों ईरान एयर की फ्लाइट कराची जा रही है।
अगर आप चाहें तो उस फ्लाइट पर आप सबकी टिकटें लेकर सीटें बुक करवा दी जाएं और उस जहाज की रवानगी तक मैं आपकी और आपके साथियों की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। मैंने उस फ्लाइट से जाने की हामी भर ली तो जनरल अली कोशिश ने मुझसे मुआनिका करते हुए कहा कि जिंदगी में इंशाअल्लाह ऐसे कई मौके आएंगे जब हमारी मुलाकात होगी, लेकिन अब आपको खुदा हाफिज कहता हूँ। मेजर असफंद आपकी रवानगी का इंतजाम करके आपको परसों एयरपोर्ट पर अलविदा कहेगा। मैंने कहा कि एक बात और जनरल साहब, हमारे पास जो असलहा है उसे हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं, क्या इसका कोई इंतजाम हो सकता है? मेरी बात सुनकर जनरल अली कोशिश सोच में पड़ गया और कुछ देर के बाद बोला, आप असलहे वाला सूटकेस मेजर असफंद को कल शाम दे दें, वो उसे ईरानी वजारत खारजा में सावक के डेस्क के जरिए फौरी तौर पर कराची में ईरानी काउंसलेट में सावक के एजेंट के पास भिजवा देगा। कराची पहुंचकर आप अगले रोज ईरानी काउंसलेट में जाएं, मेरा खत देखकर एजेंट सूटकेस आपके हवाले कर देगा। जनरल से रुखसत होकर मैं घर आया और सारे साथियों को उसी वक्त बताया कि परसों सुबह की फ्लाइट पर हम कराची जा रहे हैं। ये बात सुनकर सबके चेहरे खिल उठे। दूसरे रोज मैंने मिसेस जाहिदी को कहा कि हम कल कराची जा रहे हैं और ना मालूम फिर कब ईरान आना मुमकिन हो, इसलिए उसकी शादी के जश्न में शिरकत न करने का एहसास रहेगा। मिसेस जाहिदी ने उसी वक्त जनरल काउसी को फोन करके बुलवाया। जनरल को जब मालूम हो गया कि अगली सुबह हम ईरान से जा रहे हैं तो उसने भी कहा कि हालात के पेश नज़र ये हमारा बेहतरीन फैसला है। जनरल काउसी ने कहा कि वो और मिसेस जाहिदी हमें एयरपोर्ट पर अलविदा कहने आएंगे। अगले रोज शाम को मेजर असफंद ने हमें जहाज की टिकटें ला कर दी और असलहे वाला सूटकेस अपने साथ ले गया। उसने मुझे जनरल कोशिश का कराची में अपने एजेंट के नाम खत भी दिया, जिसे दिखाकर मैंने सूटकेस लेना था। हम अगली सुबह 8 बजे मेहराबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गए। जनरल काउसी और मिसेस जाहिदी अपनी गाड़ी में हमें अलविदा कहने एयरपोर्ट पर आए और बड़ी गर्मजोशी से हमें रुखसत किया। इमिग्रेशन और कस्टम वगैरह से फारिग होकर जब हम डिपार्चर लाउंज में आए तो हमारे पीछे ही मेजर असफंद भी अपने खुसूसी कार्ड की वजह से आ गया। मेरे तमाम मर्द साथियों से गले मिलने के बाद जब मुझसे गले मिलने लगा तो मेरे कान में कहने लगा कि पीछे मुड़कर आखिरी लाइन में देखो, जनरल अली कोशिश भी तुम्हें अलविदा कहने के लिए आए हुए हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो स्याह शीशों की ऐनक लगाए जनरल कोशिश ने हाथ हिलाकर मुझे विश किया। उस वक्त एयर होस्टेस ने जहाज पर सवार होने की अनाउंसमेंट की और हम ईरान की तल्खो शीरीं यादें लेकर जहाज में सवार हो गए। दोस्तों, जांबाज अपने इख्तिताम पर है। सन 1998 में जब मेरी जिंदगी की दोपहर ढल रही थी और मैं अपने हालात से मायूस होकर जिंदगी के सफर को डेली वेजेस की तरह बसर कर रहा था कि अचानक और इंतहाई गैर मुतवक्के तौर पर मुझे न सिर्फ वो चेहरा बल्कि एक मुकम्मल खातून दिखाई दी जिसकी तलाश में मैं मुद्दतों भटक रहा था। मैंने रावलपिंडी, जेहलम, सरगोधा, लाहौर और मुल्तान में 2 बरस से ज्यादा उसकी तलाश में नाकाम होकर सन 96 से कराची में डेरे डाल रखे थे। इसी दौरान गाजी के उन्वान से मेरी आप बीती रोजनामा उम्मत में शाया हुई। गाजी की बेइंतहा मकबूलियत के बायस हजारहा कारईन की तरह उस हस्ती ने भी मेरी इस दास्तान को सराहा। एक अनजानी ताकत ने मुझे उससे मिलने के लिए उकसाया और जब मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। सर तपा ये वही थी जिसे मैंने जादूगरनी के पानी में देखा था और उस अक्स को जिंदगी से भरपूर देखने के इंतजार में मैंने 21 बरस गुजार दिए थे और इसीलिए मिशनों के दौरान मुताद्दिद औरतों से मेरा वास्ता पड़ा, लेकिन मैं किसी से भी मुतासिर न हो सका। चूंकि हमारे मिलाप का वक्त आ चुका था, इसलिए तमाम दुश्वारियां और रुकावटें खुद ब खुद दूर हो गईं और 25 मार्च 1998 को मेरे ख्वाबों की मलिका, जिसके इंतजार में 2 दिहाइयों से ज्यादा अरसा मैंने तड़प तड़प कर गुजारा था, मेरी ज़ौजियत में आ गई। मेरी रफीका हयात, जिसे मैं बीवी से कहीं ज्यादा अपनी महबूबा और गुमशुदा जन्नत का हकीकी रूप में मिल जाना समझता हूँ, मेरी जिंदगी में मुसर्रतें और खुशबुएं बिखेर दी हैं। हम दोनों की ये हालत है कि एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। किसी बात पर अगर कुछ इख्तिलाफ भी हो जाए तो हम दोनों की यही ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द इस इख्तिलाफ को ख़त्म किया जाए। चुनाचे चंद घंटों में ही इख्तिलाफ को परे फेंक कर हम फिर शीरो शकर हो जाते हैं। सिर्फ लफ्जी तौर पर नहीं बल्कि शादी के बाद मेरी 2 शदीद अलालतों के दौरान मेरी महबूबा बीवी ने जिस तरह दिन रात एक करके मुझे फिर से सेहतयाब किया और उसका इसार और मोहब्बत जिस तरह खुल कर मेरे सामने आया, उसे मैं ही जानता हूँ।
जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मुझे जिंदा रहने की ख्वाहिश मुझे मेरी बीवी से मिली है। अगर वो ना मिलती तो शायद मैं जांबाज लिखने के लिए जिंदा ना होता। वो इंतहाई मुहज्जब और पढ़े लिखे खानदान से है। दुनिया के लिए वो एक सीनियर सर्जन है, लेकिन मेरे लिए मेरे दिल की मसीहा है। मेरी भी ये हालत है कि मैं उसे दीवाना वार चाहता हूँ। जानने वाले हमें लव बर्ड्स कहते हैं। सिर्फ एक शिकायत है कि मैं सिगरेट पीना छोड़ क्यों नहीं देता। मैंने सिगरेट बहुत कम कर दिए हैं, लेकिन इन्हें यकसर छोड़ना मेरे बस में नहीं। जो जिंदगी भर सुलगता रहा हो वो इस आग का आदी हो जाता है और इससे यकदम किनारा कशी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जांबाज लिखने के दौरान वो कई बार मुझे सिगरेट पीने से मुख्तलिफ तरीकों से रोके जा रही है। इधर मैंने सिगरेट निकाला, उधर उसने मेरे मुंह में कोई शय डाल दी। कभी लाइटर गायब कर दिया और कभी सिगरेट की डिबिया। ये सब कुछ वो मेरी सेहत के लिए कर रही है। ये जानते हुए भी मैं छुप छुपा कर 2-4 कश ले लेता हूँ। हमारी एक बड़ी ख्वाहिश और आरजू है कि अल्लाह पाक हमें औलाद से नवाजे। कराची पहुंचकर हमने हस्ब साबिक होटल मेट्रोपोल में कमरे लिए। अगले रोज मैं ईरानी काउंसलेट में गया और सावक के एजेंट को मिला, जो सिफारती ओहदे के कवर में काम कर रहा था। जनरल अली कोशिश का खत पढ़कर उसने सूटकेस तो मुझे दे दिया, लेकिन मुझसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल करने लगा। मेरे साथ कैसर और इमरान भी थे। मैंने कैसर को कहा कि वो सूटकेस लेकर होटल जाए, मैं और इमरान भी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। सावक के एजेंट ने सूटकेस हमें काउंसलेट के बाहर दिया था और कैसर के जाने के बाद हम काउंसलेट के बैरूनी इंतजार गाह में एजेंट के साथ बैठे थे। जब मैंने उसके सवालात के जवाब में इधर उधर की हाँकनी शुरू की तो उसका लहजा करख्त हो गया और उसने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम काउंसलेट यानी ईरानी सरजमीन में बैठे हैं। इमरान से उसकी ये धमकी बर्दाश्त न हो सकी। उसने उठते हुए कहा कि हम जा रहे हैं और तुम्हारे फजूल सवालात के जवाब नहीं देंगे। एजेंट ने उसे रोकने की कोशिश की तो मैंने एजेंट को एक थप्पड़ रसीद करते हुए कहा कि हम तुम्हारी सरजमीन में जो कुछ करके आए हैं उसके मुताल्लिक अपने महकमे से पूछना, और अगर तुमने हमें यहाँ रोकने की कोशिश की तो तुम्हारे काउंसलेट की इमारत से बाहर निकलने पर वो हश्र करेंगे कि रामसर के अमरीकी अड्डे की याद ताज़ा हो जाएगी। मेरी ये धमकी कारगर साबित हुई। एजेंट कुर्सी पर बैठा अपना गाल सहलाता रहा और हम काउंसलेट से बाहर चले आए। दोस्तों, आज आपके लिए जांबाज की आखिरी किस्त पेश की गई है। हम आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जांबाज को इतनी दिलचस्पी से सुना और हमारी कोशिशों को सराहा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सलीम अब्बास साहब के दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इस मुल्क के लिए उनकी खिदमात अजीम तर हैं। खुदा ताला हमें अपने वतन को बेहतर करने की तौफीक दे और पाकिस्तान को दुनिया में एक आला मकाम अता फरमाए। अपना और अपने वतन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।